मुझे ड्रॉप करने पड़ते हैं। I will also take privilege of asking one question myself. How much did it cost? आप आंसर दे चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, तो I now know इसकी कॉस्ट मुझे पता है $1.6 million. How do you maintain your portfolio? तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो आप फाइनली अपने कंप्यूटर पर मेंटेन करते कैसे हैं? बिकॉज रिन्यूअल्स हैं, फिर उनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, ये सब आप कैसे करते हैं? मुझे नहीं पता कि लोगों को इस पे सरप्राइज होंगे या क्या, लेकिन मेरा जो है क्योंकि मैं बहुत ही, मेरे को 10 years हो गए हैं इसमें इन्वेस्टिंग करते हुए, तो उस हिसाब से नंबर्स जो है कोई बहुत ज्यादा नहीं कहलाएंगे 10 years के उसमें पीरियड में। मैं बहुत ही स्लो स्पीड में चलता आ रहा हूँ, तो मेरे लिए मेंटेन करना इतना डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि मैंने पहले से ही मेरा प्लान था कि कोई भी एक रजिस्ट्रार पे डोमेन्स रखने, तो पहले मैं GoDaddy पे मेंटेन करता था। उसके बाद फिर मैंने मतलब शिफ्ट तो थोड़ा टेम्पररी थोड़े बहुत तो करता था, लेकिन मेन जो चंक जो होता है वो ज्यादा GoDaddy पे होते थे। लेकिन अभी जो है मैं यूनि रजिस्ट्री पे मेरे डोमेन्स होते हैं। तो जहां तक रिन्यूअल्स की बात है, तो वो 1 year इन एडवांस मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको रिन्यूड रखूं, ताकि हालात कुछ भी हो तो वो जैसे डोमेन्स की रिन्यूअल की मुझे फिक्र ना हो। और मेंटेन करने के लिए मुझे कोई एक्सेल शीट या कोई सॉफ्टवेयर की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यूनि रजिस्ट्री पे सब डोमेन्स होते हैं, और कहाँ पर मेरे डोमेन्स ऑलरेडी जैसे ऑप्शंस में या कहीं पे विन करता हूँ, जैसे स्नैप नेम्स कभी नेटवर्क सॉल्यूशन पे दे देता है, बिग रॉक पे ट्रांसफर कर देता है, माई डोमेन्स पे ट्रांसफर कर देता है, टीरा.net। तो यहाँ स्कैटर्ड होते हैं डोमेन्स, तो फिर उनको मैनेज करने के लिए नोट डाउन एक्सेल में टेम्पररी तौर पे नोट डाउन कर लेता हूँ। लेकिन जैसे 60 days कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको ट्रांसफर यूनि रजिस्ट्री पे कर लेता हूँ, ताकि फिर एक ही जगह पे मेंटेन करना इजी हो मेरे लिए। तो ये दिस इज द एंड ऑफ आवर प्री submitted questions actually, but in the meanwhile a lot of people are online right now. 50 plus people are online, and meanwhile a lot of people submitted their own questions. Most of those questions were the versions of what you have already answered in your detailed explanation, but कुछ questions अभी हमारे moderator गौरव जी ने छांट लिए हैं, तो उनमें से भी कुछ आंसर हो चुके हैं, बट एक दो क्वेश्चंस और हम लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है, 9 बज गए हैं, और ये मलेशिया में टाइम फिर यहाँ पर 10:30 आई थिंक 11:30 है ना, यहाँ पे 11:30 हो रहे हैं। हाँ, तो बहुत जल्दी हम आपको फ्री कर देते हैं। नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है शेयर करना, और अगर आपकी इजाजत होगी और बाकी व्यूअर्स भी अगर मेरे से बोर नहीं हुए होंगे तो मैं कुछ और चीजें भी शेयर कर लूंगा। बिल्कुल। हमें ना एक दो क्वेश्चंस व्यूअर के ले लेते हैं, फिर ना आप फ्री हैं, आप जो शेयर अपनी तरफ से भी करना चाहते हैं, है ना। जी। तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ डू यू फाइंड टाइम फॉर रिसर्च और ईच डोमेन एवरीडे? कितना समय आप रोज देते हैं डोमेनिंग को, और कैसे निकाल लेते हैं इतना सारा समय? मेरे लिए बहुत अच्छा है कि काम सेट हो गया है, तो मेरे लिए इसमें मेरी वाइफ जो है मेरी पार्टनर है, मेरी लाइफ पार्टनर मेरे इस काम में साथ देती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए हेल्पफुल हैंड है। वंडरफुल। तो हाँ, तो ये काफी डिवाइड हो जाता है काम, हमने डिवाइड करके रखा हुआ है, तो मेरी सक्सेस का क्रेडिट उनको भी जाता है। बिल्कुल। मैं जहाँ तक टाइम देने की बात है, तो वो अभी भी आप कह लें कि अराउंड 8 hours तो मेरे लिए होते ही हैं इसमें। Okay. And since you this as your primary and only business in fact, तो आप टाइम दे ही सकते हैं इसको। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट प्रीफिक्स और सफिक्स व्हेन यू लुक फॉर टुवर्ड्स ब्रांडेबल्स? मेरा हमेशा से फेवरेट जो रहा है वो दी है। ओके, ठीक है, एक हो गया नंबर 1 दी। हाँ, और ग्रुप भी है। ग्रुप, राइट, दैट इज अ प्रीफिक्स, अ सफिक्स। ठीक है। इनमें आपकी सेल्स ज्यादा आई हैं या ऐसे ही फेवरेट है? जी, सेल्स ज्यादा आई हैं इसलिए फेवरेट है या शुरू से वैसे ही फेवरेट है?
सबसे पहले तो खुद के फेवरेट बनते हैं और मार्केट देखकर, और फिर ही सेल्स होती हैं हमेशा। हम्म, लेकिन उसके बाद फिर यानी और इंटरेस्ट इनमें बढ़ गया, क्योंकि सेल्स भी हुई। हम्म, तो ग्रुप के डोमेन्स की भी सेल्स हुई अच्छी, और दी की भी। क्योंकि इसके पीछे एक 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 पॉइंट है, ये नहीं मेरी पसंद नापसंद मैं नहीं देखता, क्योंकि बिजनेस है। तो इसमें ये नहीं होता कि मेरी पसंद है तो ये डोमेन अच्छा है, ऐसे नहीं होता है। इसके पीछे वजह ये है कि जैसे अगर ग्रुप है, तो कभी भी कोई भी बायर जो होगा, वो ये नहीं बोलेगा आपको कांटेक्ट करके कि मुझे पर्सनल अपने मॉम एंड पॉप शॉप बनानी है, या फिर आ, मेरी पर्सनल वेबसाइट मेरे नाम पे मुझे बनानी है, तो मेरा बजट कम है, मैं स्टूडेंट हूँ। तो ग्रुप होगा, तो वो कोई बहुत ग्रुप ऑफ कंपनीज होगी, बहुत बड़ा कोई चीज होगी वो ना। तो इसलिए मेरा वो टारगेट जो होता है इस तरह के प्रीफिक्स एंड सफिक्स पे, जिसपे सिर्फ क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा पोटेंशियल जिसपे होता है। तो मतलब उसके प्रीफिक्स में ही छुपा हुआ है कि वो डोमेन कभी इंडिविजुअल या छोटी कंपनी नहीं हो सकती, तो हाँ, इसलिए वो एग्जैक्ट। ऑब्वियसली। जी। और एक क्वेश्चन है, will you will not participate in NamePro's auctions? Any reason for this? नेम प्रोस के ऑप्शंस में मैंने कभी इतना एक्सपीरियंस किया ही नहीं कि मैं उसका कुछ कहूँ, लेकिन बहुत ज्यादा आई थिंक जंक होता है। आई थिंक सो। मैंने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मैं कॉन्क्रीट वे में नहीं कह सकूंगा। लेकिन फिर भी जंक बहुत ज्यादा होता है, या फिर नॉनसेंस प्राइसिंग कह लें, इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ। ठीक है, अभी ये ना एक आज का फाइनल क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम आपकी तरफ से जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा वो हम बैठकर देखेंगे, है ना। तो एक आखिरी क्वेश्चन है, आपने वैसे डॉट को बता दिया है, एक क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है कि डॉट कॉम के बाद जो प्रायोरिटी लिस्ट थी उसमें जी। डॉट को आपका सेकंड फेवरेट है, और ऑब्वियसली थर्ड फेवरेट होंगे फिर डॉट नेट और डॉट ओआरजी। डॉट नेट और डॉट ओआरजी में से भी कौन सा बेटर? नहीं, मेरा मेरा सेकंड फेवरेट जो है वो डॉट नेट है, और थर्ड जो है वो डॉट को है, और फोर्थ डॉट ऑर्ग है। ओके, सो दैट आंसर्स एवरीथिंग। क्योंकि मैंने डॉट को का मैं इसलिए कहूंगा, क्योंकि मैंने डॉट को के डोमेन्स मेरे पास अराउंड 50 या इससे कम हमेशा रहे हैं। तो इतने कम नंबर्स में मैंने सेल्स बहुत अच्छी की हैं, तो मैं इसलिए कहता हूँ आज भी कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है इन्वेस्ट करने का। जैसे कि आप देखें कि इतने कम नंबर ऑफ डोमेन्स में, विदाउट एनी आउटबाउंड एक्सेप्ट वन डोमेन, जो कि मैंने विद इन 24 आवर्स सेल किया था, जो कि मैं काफी बार शेयर कर चुका हूँ, वो है textbooks.co। ये मैंने 12,000 में सेल किया था, हैंड रजिस्टर किया था। और बाकी ये 3 भी डोमेन मुझे अभी याद हैं, और भी मुझे किए तो हैं मैंने 4 फिगर्स में, मुझे अभी याद नहीं आ रहे। तो ये डोमेन्स भी आप समझे कि अराउंड 50 डोमेन्स हमेशा रहे हैं डॉट को के, ऑन एवरेज आप कह लें। और इसमें से अगर इतनी सेल्स हो जाए और इस रेंज में, तो काफी स्कोप है, और आज भी है ऐसे। वेरी वेरी गुड। इसलिए मेरा ये सेकंड फेवरेट है। ओके, और एक्सपायर्ड डोमेन्स डॉट नेट टूल जो आपने बताया था, वहां पर आपने बहुत सारे फिल्टर बताए, कुछ कीवर्ड भी है जो आप वहां पर डालते हैं? सचिन पूछ रहे हैं कि कुछ आपका फेवरेट कीवर्ड भी है, या जो आज की लिस्ट है उसी से आप स्टार्ट कर लेते हैं? जो आज की लिस्ट है उसी से। हाँ ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स की बात जैसे आपने की, तो हाँ, अगर कोई डोमेन उस लिस्ट में आ जाता है, हाँ, तो फिर मतलब मेरी बिडिंग का थोड़ा स्टाइल चेंज होगा। बिडिंग की लिमिट्स खुल जाती हैं। फ्लडगेट्स खुल थोड़ी जाते बहुत। हैं लिमिट के। थोड़ी बहुत। आकाश राठौर पूछ रहे हैं कि आप जो प्राइवेट एक्विजिशन करते हैं, जो आपने रिसेंटली 2020 में बहुत ज्यादा किए हैं, जी जी। वो आप एनोनिमस करते हैं या नाम बताकर करते हैं? उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। हाँ, फर्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है। मैं मतलब इसमें दोनों है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसमें पॉजिटिव ये है कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। जैसे मैंने कितनी दफा प्राइवेट एक्विजिशंस की, मैंने शेयर अभी एक लेटेस्ट पोस्ट भी की थी कि मैंने लीज टू बाय पे भी इवन डोमेन दी है, और डायरेक्ट सेल भी किए। तो मुझे लोगों ने पेपाल भी कर दिया है, वायर ट्रांसफर भी कर दिया है।
ट्रांसफर वाइज से भी सेंड कर दिया है, तो वो लोग ट्रस्ट करते हैं, तो वो देखते हैं सिग्नेचर में abdulbasit.com में ब्लॉग पे रिसर्च करते हैं, व्हाटएवर अपने हिसाब से सेटिस्फाई होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सब करते हैं, बहुत कम करते हैं प्राइवेट डील्स इस तरह से विदाउट एनी एस्क्रो सर्विस, क्योंकि वो उनकी मर्जी, अगर यूज करना चाहते हैं एस्क्रो सर्विस तो करें, नहीं करना है तो नहीं। तो ये एक पॉजिटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड ये है कि वो देखते हैं कि मैं इन्वेस्टर हूँ, तो फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं 500 में दे रहा हूँ $500 में, तो फिर ये तो इससे भी ज्यादा महंगे में बेचेगा, तो ज्यादा पोटेंशियल होगा, तो फिर तो मुझे नहीं बेचना है। ऐसे भी होता है कि वो देखते हैं कि इन्वेस्टर हो तुम, तो मैं, सही बात है, हाँ मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मैं एनोनिमसली नहीं, मैं कभी भी नहीं अप्रोच करता किसी को भी, चाहे कोई भी डोमेन हो, मुझे कुछ भी छुपा के नहीं करना होता है। अगर डोमेन सेल करना है तो करो, तो नहीं करना है तो कोई बात करना नहीं, है वो अपने नाम से करना है। ब्रोकर के थ्रू भी कभी आपने नहीं किया? ब्रोकर के थ्रू परचेजिंग आई कैन रिकॉल राइट ना। नहीं, ब्रोकर के थ्रू मैंने किया है, खास करके आफ्टरनून से भी मैंने काफी परचेजिंग की है ब्रोकर के थ्रू। तो क्योंकि मुझे जो है ब्रोकर भी वहां पे, मैं कोई भी इंक्वायरी करता हूँ तो मेरे लिए ब्रोकर भी जो है वो असाइन हुआ है, तो वो वही नेगोशिएट करता है हमेशा मेरे लिए। तो मैंने लिए तो हैं, हाँ, आफ्टरनिक से लिए हैं, और मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहे, लेकिन मेनली मैं ज्यादातर खुद ही डायरेक्ट ही अप्रोच करता हूँ। तो अब्दुल भाई, आई सपोज दैट इज द एंड ऑफ आस्क मी एनीथिंग नाउ। आस्क मी एनीथिंग तो हो गया, अब हम शेयर एज एनीथिंग वाले सेशन में चलते हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू के ना आप कुछ प्रेजेंटेशन बनाकर लाए हैं, कुछ शेयर करने के लिए, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, तो वो हमको आप बता दीजिए। मैं अपनी स्क्रीन हटा लेता हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर अगर करनी भी तो मैं करूंगा, लेकिन अगर नहीं तो आई विल पेस्ट हियर इन चैट, ताकि लोगों को जैसे कॉपी कर ले अपने पास रखने के लिए इजी जैसे। किस बारे में है? एक तो मुझे ये चीज कहनी थी, जैसे अभी हमने लास्ट डिस्कस किया अभी, कि अपना जैसे एक ब्लॉग मेरा जैसे है, तो उससे मुझे एडवांटेज ही मिला है, लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया है, लोग मुझे पैसे भेज देते हैं पहले से, तो डील्स करने में उनको काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। इवन एस्क्रो यूज करते हुए भी उनको कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि उनके लिए पहली दफा परचेजिंग होती है, तो उनको मैं गाइड करता हूँ जो भी, तो उनको अच्छा लगता है कि एक एक्सपीरियंस बंदे से हम बात कर रहे हैं जो कि हमें गाइड करेगा। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा, कोई भी भले आउटबाउंड करता हो या इनबाउंड, अगर कोई सीरियसली इस बिजनेस में इन्वॉल्व है या होना चाहता है, आई वुड सजेस्ट, स्ट्रांगली सजेस्ट, जिसका मुझे सीरियस में कभी ना आइडिया था, ना जब तक मैं प्रैक्टिकली नहीं हुआ, abdulbasit.com जब मैंने डेवलप किया और इसको मतलब रन करता गया इतने सालों तक, मेरा पर्पस जो था कभी भी ना एडवर्टाइजमेंट का था, ना कोई स्पॉन्सर्स एड्स वगैरह का, कुछ भी नहीं था, ना पेड ऐप स्पॉन्सर्ड कोर्स भी मैंने कभी आज तक नहीं लिए हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस ही शेयर किया। तो ये अपना पोर्टफोलियो जरूर बनाएं ऑनलाइन, और अपना एक ब्लॉग जरूर होना चाहिए जहां पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपकी एक आइडेंटिटी ऑनलाइन होनी चाहिए, ताकि आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करें और आपको जाने पहचाने। तो वो, क्योंकि आप ऑफलाइन भी बिजनेस करते हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी होती है ना, आप लेते हैं तो एक आइडेंटिटी तो होती है कहीं आप, हाँ, तो इस तरह से हम सबको ब्रांड बेच रहे हैं, तो एक ब्रांड हमारी भी बनाए फिर। हाँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत वैल्यूएबल आपको फ्यूचर में रहेगा। ठीक है। हाँ, और मुझे एक चीज ये कि जैसे आउटबाउंड के ऊपर काफी सवाल थे, आपने मुझे कहा था, जो कि आपने कुछ स्किप भी कर दिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल एक जैसे कि ज्यादातर लोग जब नया स्टार्ट करते हैं तो दे हैव नो अदर चॉइस। आपने भी शेयर किया कि जब आपने भी स्टार्ट किया था तो देयर इज नो अदर चॉइस। तो ऑब्वियसली पीपल वांट टू डू आउटबाउंड बिकॉज इट इज अ बेटर, मतलब मोर शॉर्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम अ स्मॉलर इन्वेस्टमेंट। तो ऑब्वियसली आउटबाउंड पे जाना चाहते हैं। इसलिए मुझे ज्यादातर लोगों का अप्रोच जो है वो आउटबाउंड का ही लग रहा था। आपने बताया जैसे ड्रॉप कैच में आप स्नैप नेम्स में जा सकते हैं, एक्सपायर्ड डोमेन्स की ड्रॉप कैचिंग में, तो इट्स आउट ऑफ बजट फॉर मोस्ट ऑफ द डोमेनर्स, स्पेशली द न्यू डोमेनर्स, है ना। तो आपकी वाली स्ट्रेटजी, इट इज ऑफ कोर्स इट इज वेरी यूजफुल
फॉर डोमेनर्स ऑन एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल, जो थोड़ा डोमिनिंग कर चुके हैं, थोड़ा पैसा कमा चुके हैं, या किसी और सोर्स से वो पैसा रेगुलर कमाते हैं, सैलरी से या किसी और बिजनेस से, उनके लिए सारी टिप्स बहुत यूजफुल है। लेकिन नए व्यक्ति के लिए भी यूजफुल है, बट वो काम बाद में आएंगी। अभी उनको चाहिए कि मैंने जो आज मेरे पास डोमेन्स है उनको सेल करके मैं एक बार इंजन स्टार्ट कैसे करूं। तो आउटबाउंड में, हाँ आप बताइए कि उसमें आप एक्स्ट्रा टिप्स क्या दे सकते हैं? हाँ, मैं आउटबाउंड की बात कर रहा था अभी। एक तो ये कि सबसे मैंने काफी सारे टेम्पलेट मैंने यूज किए हैं, खुद से बना के, लोगों से सीख के, देख के कि किस तरह के आउटबाउंड का सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा रहता है। अच्छा, ये मैं इस चीज पे आता हूँ, लेकिन आपने जो मुझे बजट की बात कही ना, ये बात सही है। तो इसके लिए मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि हैंड रजिस्ट्रेशन के मुकाबले में ज्यादा बेहतर होगा कि GoDaddy के क्लोज आउट पे फोकस करें। इससे कम बजट है तो फिर मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन GoDaddy के क्लोज आउट इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट एंड चीपेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट विद। राइट। और मैं जो है, मेरा एग्जैक्ट टेम्पलेट जो मैं यूज करता हूँ, सॉरी मैं यूज करता था टिल द एंड, हाँ, और मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगा, और मैं एग्जैक्ट वही टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ जो मैंने मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डोमेन सेल जो मैंने किया था आउटबाउंड से, ये मैं एग्जैक्ट वही कॉपी यहाँ पे कर रहा हूँ। A lot of people are going to be very happy now. और इसमें मैं एक चीज बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, जो आई डोंट नो कितने लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आउटबाउंड मार्केटिंग में। मैंने सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज देखी है, वो ये है कि आउटबाउंड में जब भी आप किसी से बात करें, चाहे ये सबसे पहला ईमेल है अप्रोच करने का जो मैं यूज करता हूँ, इस फर्स्ट ईमेल से लेकर कभी भी डील होने तक हमेशा एक चीज का एडिशन करते रहें अपने कम्युनिकेशन में, वो है आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जरूर ऐड करें। मैसेज जब भेजते हैं तो वो मैसेज अगले ने पढ़ा, ओके फाइन, लेकिन आप जब क्वेश्चन करते हैं अगले को तो वो जवाब देता है, उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं जवाब आने के आपको। तो ये तो जैसे कि पहला सवाल है, ये सॉरी पहला मैसेज है जिसमें क्वेश्चन भी इंक्लूड है, और इसमें प्राइसिंग भी है, इसमें डोमेन भी है। इसमें एक चीज ये है कि जब भी आप दूसरी कंपनीज को ईमेल करें तो उसमें ये जैसे मैंने gostellar.co को ये मैंने, और इनको ये सेल भी कर लिया था, ये लास्ट मेरे लिए आउटबाउंड भी यही था, और ये सेल भी कर दिया था डोमेन, और उसके बाद फिर मैंने स्टॉप भी कर दिया था आउटबाउंड। तो ये क्या मैं कह रहा था कि हर नए कंपोज, एक तो ये कि कभी भी बल्क में ईमेल नहीं करें, सीसी या बीसीसी ना करें, क्योंकि वो उसके स्पैम और जंक में जाने के चांसेस होते हैं। और दूसरा ये कि उस फोल्डर इनबॉक्स में ही जाएं, उसके लिए एक और तरीका ये, एक तो ये कि इंडिविजुअली कंपोज करें, और दूसरा ये कि जब भी, जैसे मैंने ये gostellar.co को ईमेल किया था, तो इस तरह से आप समझें कि gostellar.biz को अगर आप नेक्स्ट ईमेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे आपका मैसेज चेंज हो जाएगा, वी थॉट योर कंपनी gostellar.biz माइट बी इंटरेस्टेड, तो वो ईमेल भी आपका नया हो जाएगा, नया टेक्स्ट हो जाएगा। तो जो भी आपका ईमेल सर्वर है तो वो ये देखेगा कि आप स्पैमिंग नहीं कर रहे, आपका हर मैसेज जो आप कंपोज कर रहे हैं वो नया, उसमें कुछ चेंज है, तो काफी चांसेस होते हैं कि आपका वो ईमेल जो है इनबॉक्स में लैंड करेगा। ओके जी। तो पर्सनलाइजेशन पर आप जोर दे रहे हैं कि पर्सनलाइज करें मेल को, इससे ज्यादा और पर्सनलाइज कर सकते हैं तो और बेटर है। हाँ, और सब क्वेश्चंस करना जो है वो बहुत जरूरी है हर सवाल में। अब जैसे कि अगर कहते हैं कि उसका अगर जवाब आ गया है, चाहे वो मतलब अगर प्राइस में नहीं बात बन रही है, या फिर उसने पहला ईमेल का तो जवाब दे दिया था लेकिन उसके बाद से जवाब नहीं दे रहा है नेक्स्ट ईमेल का,
तो आप उसको इस तरह का सवाल कर सकते हैं कि डिड यू रिसीव आवर प्रीवियस ईमेल, ओके, तो मतलब ताकि क्वेश्चंस करते रहें जिससे वो ट्रिगर हो के कुछ क्वेश्चन का रिस्पांस हाँ हमेशा आंसर देके ही हो पाएगा, जो बैठकर नहीं हो सकता, तो उनको हाँ। आंसर देने के लिए कुछ बोलना पड़े। और आउटबाउंड में एक और चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, कभी भी जो लोग बहुत ज्यादा कॉमनली मिस्टेक करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि प्राइस रिड्यूस ना करें। मतलब अगले ने अगर आपको काउंटर ऑफर किया ही नहीं है, आप प्राइस अगर कम करते रहोगे तो वो तो आपको कभी जवाब देगा ही नहीं, इसीलिए कि वो देखेगा कि आप तो और प्राइस कम करते रहोगे। मेरा ना जवाब देना ही मेरी टेक्निक है सही बात इसकी प्राइस कम करने में। है। तो प्राइस कभी कम ना करें जब तक कि आपको काउंटर ऑफर ना मिले। काउंटर ऑफर मिले तभी आप प्राइस कम करें। प्राइस कम करने का लिंक रख लें आपको काउंटर ऑफर मिलने से। और जब तक नहीं मिल रहा है और अगर कम्युनिकेशन है और वो जवाब नहीं देता है, 2-3 ईमेल के बाद देता है, और अगर आपको कम्युनिकेशन भी कंटिन्यू रखनी है, तो क्वेश्चंस उससे जैसे करते हैं जो कि मैंने शेयर किया। और क्वेश्चंस के एग्जांपल? और क्वेश्चंस के एग्जांपल इस तरह से हो सकते हैं, ये तो मैं रैंडमली इधर पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, जिस तरह का मैसेज लास्ट गया है उस हिसाब से। जैसे कि अगर आपने प्राइसिंग भेज दी, उसने आपको सवाल किया है कि अगर अच्छा ठीक है आप मुझे बताएं कि क्या आप थोड़ा डिटेल में बताएं, तो हमने बता दिया ये डोमेन आपके लिए क्या क्या फायदेमंद, क्या आपकी कंपनी के लिए फायदा दे सकता है वगैरह वगैरह। तो उसमें फिर आपको जवाब नहीं आया रिस्पॉन्ड, तो फिर आप उसको नेक्स्ट ये कर सकते हैं ईमेल के, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। लेकिन प्राइस रिडक्शन पे कभी बात नहीं होनी चाहिए, जब क्योंकि उस पर बात ही नहीं हो रही, तो प्राइस रिडक्शन कहाँ से आ गई बीच में बात। आपके डोमेन की वैल्यूएशन भी कम ही होगी बायर की नजर में उससे। हाँ, तो ये तो हुआ आउटबाउंड। एक और चीज मैं लास्ट ऐड में करना चाहूंगा, 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये कि कभी भी आई यूज ना करें, आई, ओके, और उसकी जगह पे वी यूज करें, उससे एक इम्प्रेशन अच्छा इस जाता है। टेम्पलेट में देखा मैंने कि वी से स्टार्ट किया है अपने सेंटेंस को, हाँ वी ऑन द डोमेन नेम। हाँ। और मैंने हमेशा ईमेल एड्रेस जो है अपना जो यूज किया वो @abdulbasit.com यूज किया, तो वो एक ऑथोरिटेटिव लगता है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप कोई फ्री ईमेल आईडी पे नहीं है, अभी है और कल नहीं है वाला डिस्पोजल आईडी ना हो ना, जीमेल हॉटमेल टाइप। तो वो भी आप एक अपना देयर आईडी। आर सम आउटबाउंड टूल्स एक्चुअली, आपने किया नहीं है अभी, वो रिसेंट बहुत सारे टूल्स आए हैं। एस्टीबॉट को अब को लोग एस्टिमेशन के लिए यूज तो करते नहीं है, क्योंकि उसका एस्टिमेशन बिल्कुल गलत होता है ना। लेकिन उन्होंने और टूल्स डेवलप कर लिए हैं अपने उसी अम्ब्रेला के अंदर में। उनमें से एक आउटबाउंड का टूल है जो पीपल यूज कर रहे हैं। दैट इज सो बैड टूल कि आप बहुत सारे वहां पर ईमेल आईडी अपने लोड कर देते हैं कि क्या करते हैं आई डोंट नो, बट बहुत सारे रैंडमली जनरेटेड जीमेल एड्रेस दिखाई देते हैं और उनसे सबको एक सिमिलर कंटेंट वाला ईमेल भेजता है वो। और कई बार तो जैसे अगर मेरा डोमेन है अर्निंगो, है ना, ब्रांडेबल है अर्निंगो, तो वो अर्निंगो की जगह निंगो अर्न या ना कुछ भी होगा, उससे कोई रिलेटेड भी नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी उस डोमेन की, लेकिन somehow that tool is able to find similar domains and email them all with simply 1 click or 2 clicks. तो लोग उससे आउटबाउंड जब करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि मैं कितना फ्रस्ट्रेट होता हूँ जब मुझे इस तरह का मेल आता है। तो आपका बायर भी फ्रस्ट्रेट ही होगा, खुश होने वाला तो है नहीं। फिर अगर वो फ्रस्ट्रेट होगा और 100 में से 2 लोगों ने भी स्पैम का बटन दबाया, तो आगे से आपका बाकी सारे मेल फिर स्पैम में जाना शुरू हो जाएंगे। तब बायर के पास एक तो वैसे ही अच्छा मेल नहीं है, ऊपर से स्पैम में जा रहा है, तो और ट्रस्ट वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। फिर आपकी जीमेल आईडी से और ट्रस्ट वैल्यू उसकी कम हो जा रही है। फिर मेल में पर्सनलाइजेशन भी नहीं है, इसलिए और ट्रस्ट वैल्यू कम हो जा रही है। तो आउटबाउंड लोग करते तो हैं, लोग चाहते हैं कि सिंपल से सिंपल टूल मिल जाए जो सब 1000 लोगों को आउटबाउंड कर दे। ऐसे सिंपल टूल जरूर बने हैं, आई नो ऑफ सच टूल्स। एस्टीबॉट मैंने एक एग्जांपल बता दिया अभी, और भी हैं। दे वोंट वर्क, आप सेल कुछ नहीं कर पाएंगे उन टूल से, है ना। अब ये बात भी ठीक है कि कुछ लोग है ना लाखों में जब इस चीज को स्केल कर देते हैं तो उनकी थोड़ी बहुत सेल्स भी हो जाती है ना, क्योंकि है ना, तो कभी मतलब इतनी ज्यादा स्केल कर दोगे आप तो थोड़ी बहुत सेल भी हो जाएंगी, बट उससे मच बेटर रहेगा कि आप
थोड़ा सा दिमाग लगा के मेल को हाँ, पर्सनलाइज करके भेजें। ऐसे टूल हाँ, यूज कर लें जो आपके मेल को पर्सनलाइज करने में हेल्प करते हैं, rather than उनको बल्क में भेजने में हेल्प करते हैं। तो सही, इसके लिए भी टूल होते हैं। तो नाम चेंज कर देगा वो, एक एक्सेल शीट से सब लोगों के नाम चेंज कर देगा, एक एक करके मेल सेंड कर देगा, मेल शेक है, ईमेल के कुछ एक्सटेंशंस हैं, है ना। एक और टिप मैं आपकी टिप में ऐड करना चाहूंगा, आपने पर्सनलाइजेशन पे जोर दिया और वी पर जोर दिया, है ना। मैं एक और टिप ऐड करना चाहूंगा कि कभी भी आप प्राइस, आपने कहा कि प्राइस रिड्यूस ना करें बिना बिना सामने वाले के पूछे, कि हमने 5000 भेजा था, अगर सामने वाले का रिप्लाई नहीं आया तो हमने 4000 भेज दिया, फिर रिप्लाई नहीं आया तो 3000 भेज दिया। ऐसे तो कभी नहीं बिकेगा, क्योंकि उसका वेट करने में फायदा है ना। वो कहेगा और सही, देखता हूँ कितना गिरता है ये, वो कभी रिप्लाई नहीं करेगा। और आप कभी नहीं चाहेंगे कि सामने वाला रिप्लाई ना करे इंटरेस्टेड होने के बावजूद भी। तो सही है, प्राइस ड्रॉप नहीं करें, ये 3 टिप तो है ही। एक और चौथी टिप मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि जब भी आप प्राइस रिड्यूस करें, अगर बातचीत शुरू हो गई है, फुट इन द डोर टेक्निक आप यूज करें, कि कैसे भी करके बातचीत शुरू हो जाए। बातचीत शुरू होने वाले हो जाए जब, तो आप सामने वाले को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें उसको कंटिन्यूअसली हुक रख सकते हैं। एक बार बातचीत शुरू हो जाए, उसके बाद अगर आपको प्राइस ड्रॉप करना पड़ रहा है क्योंकि सामने वाले को प्राइस पसंद नहीं आया, उसने कहा कि नहीं प्राइस इज टू हाई, तो प्राइस ड्रॉप करने का हमेशा एक रीजन दें। ये एक ऐसी टेक्निक है कि ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है, आपको जैसे 5000 मैंने बोला, बायर ने 1000 बोला, तो मैं कहूंगा नहीं 1000 तो नहीं, बट मैं 4000 ले लूंगा। नहीं, पहले आप 5000 बोल रहे थे, अब आप 4000 क्यों ले लेंगे। छोटे से छोटे शॉपकीपर्स में भी मैंने ये स्किल देखी है कि वो जब प्राइस 1000 मतलब थोड़ा सा भी प्राइस रिड्यूस करते हैं, उसका रीजन बताते हैं, और रीजन लेजिट रीजन होना चाहिए कि अच्छा ठीक है। अच्छा, जब आप 4000 जब बोल रहे थे तो बोल रहे थे कि मैं ऑलरेडी बहुत लो मैं बेच रहा हूँ, इसका प्राइस इतना है, ऐसा है, वैसा है, फिर आप 3000 में कैसे आ गए। तो एक लेजिट रीजन होना चाहिए हर बार प्राइस ड्रॉप करने का। ये बायर आपको कभी बोलेगा नहीं, लेकिन इसके माइंडसेट पे इंप्रेशन जरूर पड़ेगा आपका रीजन क्या है, और रीजन क्या होना चाहिए लेजिट, वो फिर आपकी स्मार्टनेस है एक्चुअली। जैसे उदाहरण के लिए एक दो रीजन बता सकता हूँ। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जब है ना थोड़ा सा इंटरेक्शन बायर से हो चुका था और डील टूट चुकी थी, अब डील मतलब नहीं हो रही थी, उसके बाद आपको कम प्राइस में बेचना है। मान लीजिए बायर आया ही नहीं कभी 1000 से ऊपर, और आप गए नहीं कभी 2500 से नीचे, तो डील टूट गई और 2 महीने हो गए इस बात को। तो रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं कि मैं लिक्विडेट कर रहा हूँ, ये एक अच्छा लेजिट रीजन है। जैसे बहुत सारे लोग सेल, क्लियरेंस सेल लगाते हैं, क्लियरेंस सेल के नाम पर लोग उन कपड़ों को सेल समझ के बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, या बहुत ज्यादा अपने आप को पुश कर लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो खरीदना है, अब तो सेल आ गई है। तो रीजन जब दिखाई देता है तो लोग खरीदने के लिए पुश हो जाते हैं। क्लियरेंस सेल बता दो उनको, क्या तकलीफ है उसमें, है ना। या एक और रीजन बता दो कि मेरा बर्थडे है, कुछ भी रीजन बता दो, स्टोरी आप बायर को देख के समझ लो, खुद बनाओ। और आई हैव ट्राइड इट इन पास्ट एंड इट हैज वर्कड। कि आप जब रीजन आपका लेजिट होता है ना, कि ये 1000 पहले आप नहीं कम कर पा रहे थे, अब आप क्यों कम कर पा रहे हो, तो कई बार वो फिर बायर पुश हो जाता है। कई बार सेल उस समय टूट गई थी, फिर बाद में भी हो जाती है। तो प्राइस कभी भी ड्रॉप करें तो एक रीजन रखें हमेशा, और रीजन मतलब रीजनेबल रीजन हो, रीजन का मतलब कुछ भी वो नहीं। और दूसरी चीज या पांचवी चीज वो ये है कि आउटबाउंड मेल फुट इन द डोर टेक्निक, मैंने कहा कि आप क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं सामने वाले से, एक आपने कहा था कि ना अगर सामने वाला रीड करते जा रहा है, मेल को करते जा रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा, तो यू वांट सजेस्ट कि वो क्या आप उसको और फिर भी फर्दर पिंग करते रहो जबरदस्ती, वो रिप्लाई नहीं कर रहा है तो भी। आई थिंक ना उसको स्मार्ट तरीके से फिर भी पिंग किया जा सकता है। जैसे कि एक बार तो आप ये पूछ सकते हो कि आपको लास्ट ईमेल मिला कि नहीं मिला, और ये भी बहुत कन्वर्सेशनल मेथड से भी पूछ सकते हो, सिंपली बॉट की तरह साउंड ना करते हुए। कि कई बार है ना आप कह दो कि मेरे बॉस ने भेजा था, पता नहीं वो ऐसा हो गया, इनबॉक्स में ये हो गया था, आपको मिला कि नहीं मिला। कन्वर्सेशन जैसा बना दोगे तो सामने वाला बोल देगा कि हाँ मिला, ठीक है, लेकिन खरीदना नहीं है ना। तो वो स्पैम में मार्क नहीं करेगा अगर आप कन्वर्सेशन जैसा साउंड करेंगे। तो अगर आप बल्क ईमेलिंग जैसा साउंड करेंगे तो चांसेस और ज्यादा है कि वो स्पैम को हिट कर देगा, स्पैम का बटन दबा देगा, अगर आप बॉट जैसा साउंड करेंगे तो। या आप बहुत पुशी साउंड करेंगे तो भी, तो पुशी भी साउंड नहीं करना है, कन्वर्सेशन जैसा आप साउंड करेंगे
तो आंसर नहीं भी देगा तो कम से कम आपका स्पैम का बटन दबाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मैंने आउटबाउंड किया है थोड़ा सा, लेकिन ये टेक्निक्स एक्चुअली आउटबाउंड की टेक्निक्स नहीं है, ये टेक्निक्स मार्केटिंग की टेक्निक्स है। जो लोग सेल्स करते हैं, घर घर जाकर सेल्स करते हैं, वो लोग ये छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत यूज करते हैं, है ना। उन्होंने खरीदा है, आपके कंपटीटर ने खरीदा, आपके पड़ोसी ने भी खरीदा है, आप ले लो, ये ट्रिक्स आप यूज करो। आप है ना ऑफलाइन मार्केटिंग सीखो ना और उसको इम्प्लीमेंट करो ना, इसमें आउटबाउंड ही करना है तो। और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आउटबाउंड बहुत मुश्किल है, क्योंकि आउटबाउंड इज सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग सिंपली, है ना। आप जनरली जब आउटबाउंड से लोग शुरू में डोमेन बेचते हैं अपने डोमेनिंग करियर के शुरू में, जनरली डोमेन बहुत स्पेशल नहीं होते हैं, वो तो आपका स्किल है कि आप कितना आराम से उनको बेच पाते हो, है ना। तो जैसे टूल्स कोई पूछ रहा है कि टूल्स क्या इसमें यूज कर सकते हैं, टूल्स जीमेल ही होता है, जीमेल के साथ एड-ऑन्स होते हैं कि आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। आप उसको एक्सेल शीट में डाल लें, और मैं तो कहूंगा कि एक्सेल शीट में भी नहीं डालें, आप तो कॉपी पेस्ट करें और उसको एडिट करें फिर सेंड करें, कॉपी पेस्ट करें फिर एडिट करें नाम वगैरह और सेंड करें। शुरू में तो यही करें, इसमें मिस्टेक नहीं होगी। जब आपको लगे कि ये करते करते मेरे को सिस्टम समझ में आ गया है, तब जाके उसको करने का एक टूल इंस्टॉल करें जिसका नाम है जीमास। तो जीमास वही काम अब आपका ऑटोमेट कर देगा। किसी भी काम को ऑटोमेट करने से पहले उसको मैनुअली करके उसकी बारीकियां सारी समझ लें। ये नहीं है कि स्टार्टिंग ही ऑटोमेट से कर रहे हैं, कभी आप सक्सेस नहीं होंगे उसमें। जब तक आपने उसको मैनुअली नहीं कराया तब तक आप ऑटोमेट में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपने कॉपी पेस्ट एडिट सेंड, कॉपी पेस्ट एडिट सेंड, ये कई बार कर लिया, आपको लगने लगा यार ये तो रोज का काम है, ये तो बोर हो गया इससे, हाँ तो आप जीमास इंस्टॉल कर लो। फिर आपको लगता है कि यार मेरे मेल बहुत सारे मेल सेंड करने हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम पर करने हैं, तो फिर उसके लिए मेल शेक इंस्टॉल कर लो। तो उसकी बात तब आए कि पहले आप मैनुअली स्टार्ट करो। और जीमेल के अलावा कोई टूल नहीं है, आप जीमेल का जी सूट ले लो, थोड़ा उनके डिलीवरी सर्वर्स अच्छे होते हैं, या फिर जीमेल से बेटर एक्चुअली कुछ है नहीं, क्योंकि जीमेल में आपका जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो कभी ब्लैकलिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपका आईपी एड्रेस नहीं है, वो गूगल का आईपी एड्रेस है। तो है ना, दूसरी जो ईमेल सेंडिंग सर्विसेज हैं उनमें आप बहुत स्पैमिंग करोगे तो आपका आईपी एड्रेस ब्लैकलिस्ट हो सकता है, जीमेल में नहीं हो सकता। जीमेल में जीसूट यूज कर लो अगर आप पर्सनलाइज ईमेल आईडी रखना चाहते हैं तो। और कोई टूल्स नहीं है। ट्रैकिंग के लिए आप एक टूल इस्तेमाल कर लें, हंटर का मेल ट्रैक है, या फिर हमारा स्ट्रीक है, और एक पेड टूल में है mailtracker.io। तो ट्रैकिंग जरूर एक टूल इस्तेमाल करें आप ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि ट्रैकिंग से बहुत इंसाइट्स मिलते हैं। मेल खुला नहीं खुला इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको अगला मेल भेजना है कि नहीं भेजना है। तो आउटबाउंड में मैं एक अलग से सेशन लूंगा, आपका समय और नहीं खराब करते हैं। आउटबाउंड के अलावा सर आप एक और चीज कुछ शेयर करना चाहते थे हम लोगों से? पारदीप भाई ने एक सवाल किया था जो पता नहीं इन्होंने डिलीट कर दिया है या फिर मिस हो गया, ऊपर चला गया, मुझे नहीं पता। लेकिन उनका ये सवाल था कि इस तरह से यूआरएल टेम्पलेट मैसेज में लिखने में स्पैम फोल्डर में जैसे रिस्क है लैंड होने में। तो ये जैसे कि आपने कहा कि जीमेल का सर्वर जो है इसकी आईपी एड्रेस कभी ब्लैकलिस्ट नहीं होती है, तो मैं भी जो अपना ईमेल एड्रेस यूज करता हूँ वो जी सूट पे ही है, @abdulbasit.com। तो मैंने काफी आउटबाउंड करने से काफी पहले जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, उन्हीं को मैंने वही ईमेल्स भेज के ट्राई किया था, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को, कि मेरा ईमेल उनके इनबॉक्स में लैंड होता है कि नहीं। तो मेरी सब टेस्टिंग किया हुआ है कि जीमेल के जी सूट का जो आईडी है वो उसके मैक्सिमम चांस हैं कि वो इनबॉक्स में लैंड करता है, भले वो यूआरएल उसमें इंक्लूड होता है तो भी। तो ये जी सूट का यूज करना अच्छा है। स्पैम को हिट करने के लिए देयर आर सेवरल डजन्स ऑफ पैरामीटर्स। तो सिर्फ वो पैरामीटर नहीं है यूआरएल। हाँ, यूआरएल ऑब्वियसली यूआरएल जब होता है, बट आप देखो ना जितने ट्रांजैक्शनल मेल आपको आते हैं उनमें तो सब में यूआरएल ढेर सारे होते हैं। अमेज़न से आपने कुछ खरीदा, आपको जब आपको ईमेल पर आता है उसका रिसिप्ट, उसके अंदर यूआरएल नहीं होते क्या? ढेर सारे यूआरएल होते हैं। सिर्फ यूआरएल होना या सिर्फ उसके अंदर इमेजेस होना ये स्पैम का रीजन नहीं होता है, ये प्राइमरी रीजन नहीं होते, बहुत छोटे रीजन होते हैं। प्राइमरी रीजन तो ये है कि आप एक्चुअली स्पैम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सामने वाला आपके मेल को स्पैम समझेगा कि नहीं समझेगा, गूगल ये जानना चाहता है। और वो जानने के लिए आपके मेल को पढ़ने से ज्यादा वो ट्रस्ट करेगा यूजर, जिसको हम बोलते हैं यूजर इंटरेक्शन पैरामीटर्स पर, कि आपका मेल रिसीव होने के बाद यूजर्स ने कैसा रिस्पॉन्ड करा, कितनी देर पढ़ा उसको, कितनी बार बार खोल के देखा, कितनी बार स्पैम को मार्क करा, कितनी बार स्पैम में चला गया था तो उसको वापस इनबॉक्स में मार्क करा।
चीजों पर गूगल ज्यादा निर्भर करेगा बजाय कि आपकी गूगल ईमेल में लिखा क्या है। हाँ, ट्रिगर वर्ड्स होते हैं वो आप अवॉइड कर लें तो बेटर है। ट्रिगर वर्ड्स मतलब लास्ट चांस है ना, या सेल या इस तरह के वर्ड आप बहुत अवॉइड कर लें तो अच्छा है वो जरूर, क्योंकि आपका रिसीव करने वाला जरूरी नहीं है कि गूगल यूज कर रहा हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। रिसीव करने वाला हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी ईमेल एप्लीकेशन यूज कर रहा हो, तो वहां तो थोड़ी तकलीफ हो जाती है। लेकिन हर मैसेज में जैसे कि मैंने कहा कि जिस कंपनी को हम भेज रहे हैं उसका यूआरएल, क्योंकि हर बार चेंज होगा, नई कंपनी को हम कर रहे हैं, तो इस वजह से भी एक एडवांटेज है कि आपका हर मैसेज जो है यूनिक होगा। ऑफ कोर्स आप यूआरएल भी भेज रहे हैं तो एक ही यूआरएल नहीं भेज रहे हैं, ऑफ कोर्स, तो ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि आप स्पैमिंग नहीं कर रहे हैं। राइट, तो ओके, तो हमारा वेबिनार हम खत्म करें। अब्दुल भाई, आपके मलेशिया में अब 12 बज रहे हैं। अब्दुल भाई ने आपको 2.5 घंटे से 2.5 घंटे से आपके लिए लाइव बैठे हैं और इतना समय उन्होंने दिया, सारे क्वेश्चंस का आंसर किया। मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। आउटबाउंड मुझे लगता था कि आउटबाउंड में 5 साल पहले आउटबाउंड छोड़ दिया था तो उसका आंसर नहीं देंगे या कह देंगे कि नहीं मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। नहीं, उसकी भी पूरी कोशिश करके आंसर दें, और उसके लिए थैंक यू वेरी मच अब्दुल भाई। एंड यू आर ऑलवेज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ डोमेनेक्स नॉट ग्रुप। एक बार डोमेनेक्स में इस साल तो हमारा हो नहीं पाएगा इवेंट, बट अगली बार डोमेनेक्स में आप आए, हम उम्मीद करते हैं। वरना इस तरह से आप ऑनलाइन प्रेजेंस, तो अब पूरी दुनिया ऑनलाइन प्रेजेंस से तो जुड़ी गई है, तो ऑनलाइन प्रेजेंस में आप हमको दोबारा एक बार आए कभी, और फिर बहुत सारे लोग जितने आंसर दिए उतने क्वेश्चंस और बढ़ते जा रहे हैं, तो वो कभी खत्म नहीं होगा, दोबारा आना पड़ेगा कभी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक जो सपोर्ट करा उसके लिए मुझे बहुत मजा आया, और सच में बहुत इंसाइटफुल सेशन था। मुझे सच्ची में आप लोगों की तरफ से और ग्रुप मेंबर्स की तरफ से बहुत प्यार मिला है। खत्म करने से पहले ये बताना जरूरी है कि दिस इज द फर्स्ट वीडियो इंटरव्यू अब्दुल बजीर हैज एवर गिवन टू एनीवन इन द वर्ल्ड। पहली बार उन्होंने वीडियो इंटरव्यू दिया है। डोमेनेक्स हो गया इसलिए तैयार हो गए वो, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि हम सब लोग, है ना, वी आर ऑल नेबर्स। हम लोग क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या मलेशिया, है ना, हम लोग एक जैसी सिचुएशन वाली कंट्रीज से हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे बहुत प्यार मिलता है आप लोगों से। मुझे आप लोग, और मैं क्या कहूँ, मतलब, तो मैं हमेशा हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल, अब ये बस हम लोग भी आपके बहुत लिए, अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया, और ये भाई बहन लोग सब लोग मेरे साथ 2-2.5 घंटे हिंदी लैंग्वेज में हुआ, उससे तो और अपना 4 चांद लग गए, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल कैन अंडरस्टैंड हिंदी, और दो इवन दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट स्टिल व्हेन इट इज इन हिंदी दे कैन कनेक्ट मोर, है ना। अच्छी बात है, मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। थैंक यू अब्दुल भाई। मैं ये पूरा सेशन रिकॉर्डेड है, 2 घंटे 4 मिनट का सेशन रिकॉर्डेड हो गया है। इसको रिकॉर्डेड सेशन को भी अपलोड करेंगे, देखेंगे पीसेस को अपलोड करने का, तो आपको और जगह भी मिल जाएगा। ठीक है, सेशन को अभी खत्म करते हैं। गुड नाइट अब्दुल भाई, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।